नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में हम एक ऐसे सियासी भूचाल की बात करेंगे जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया है। दी लल्लन टॉप की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट हमारे सामने है और आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा सूबा जहां माना जाता था कि सत्ताधारी पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई उन्हें हिला तक नहीं सकता, लेकिन जब नतीजे आए पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन ही खिसक चुकी थी। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर बंगाल में ये हुआ तो हुआ कैसे। सीधे इन हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर आते हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा क्या है? 147 सीटें। चुनाव के दिन जब सुबह पेटियां खुलनी शुरू हुई तो सबको लगा था कि मुकाबला एकदम कांटे का होगा। लेकिन भाई, जैसे जैसे दिन चढ़ा तस्वीर पूरी तरह पलट गई। जो टीएमसी कभी अजेय मानी जाती थी वो सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सीधे 207 सीटों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। मतलब 147 का जो बहुमत का मार्ग था उसे न सिर्फ पार किया गया बल्कि एक विशाल फासले से पीछे छोड़ दिया गया। ये कोई आम हार जीत नहीं है, ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अभेद्य किले का पतन। अब बंगाल की राजनीति में एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी, वो ये कि जिस पार्टी के साथ मुस्लिम और महिला वोटर मजबूती से खड़े हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसे एक ऐसा अभेद्य किला माना जाता था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। विपक्ष भी इसे एक पक्की दीवार मानकर ही अपनी रणनीति बनाता था। लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। मुस्लिम वोट बैंक में इतनी बड़ी सेंध आखिर कैसे लगी? ऐसा क्या हुआ कि दशकों से एक ही दिशा में वोट करने वाला ये सुरक्षित वोट बैंक अचानक मुड़ गया? क्या सत्ताधारी पार्टी से कोई बड़ी चूक हुई या विपक्ष ने कोई ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसे कोई भांप ही नहीं पाया? चलिए सीधे सबूतों पर बात करते हैं। 3 जिलों के चौंकाने वाले आंकड़े। हवाई बातों को छोड़कर एकदम ग्राउंड जीरो से आए डेटा पर नजर डालते हैं। जांगीपारा, मालदा और मुर्शिदाबाद, असली कहानी यहीं छुपी है। अगर आप इतिहास और डेमोग्राफी देखें तो ये इलाके हमेशा से मुस्लिम बहुल रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते थे। पुराने राजनीतिक व्याकरण के हिसाब से तो यहाँ विपक्ष की दाल गलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन दी लल्लन टॉप की रिपोर्ट एक अलग ही सच बयां करती है। इन तीनों इलाकों में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम बहुल इलाकों में इस पैमाने पर ऐसा नतीजा आना ये साफ इशारा करता है कि आज का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। ये जमीनी डेटा साबित करता है कि वोटिंग पैटर्न किस हद तक बदल चुके हैं। कलिता माझी और नया नैरेटिव। ये पूरी पड़ताल सिर्फ मैक्रो लेवल के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे असल लोगों की कहानियां हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। बर्तन धोने वाली भाजपा नेता कलिता माझी ने चुनाव, ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये इस पूरे जमीनी उलटफेर का सबसे जीता जागता उदाहरण है। कलिता माझी जैसी एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने वाली महिला का चुनाव जीतना क्या बताता है? यही ना कि लोगों ने बड़े बड़े स्थापित चेहरों को नकार कर अपने बीच के एक ऐसे इंसान को चुना है जो उनके असली संघर्षों को समझता है। कलिता माझी की ये व्यक्तिगत कहानी इस पूरे डेटा शिफ्ट को एकदम जीवंत कर देती है और इस नए नैरेटिव का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोटरों के मन में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? दी लल्लन टॉप का ये विश्लेषण एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। देखिए, चुनाव अक्सर दो चीजों के बीच सिमट जाते हैं, या तो ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति या फिर विकास के वादे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार किसी एक फैक्टर ने जादू नहीं किया, बल्कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण और विकास का एक मिला जुला कॉम्बो काम कर गया। मतदाताओं ने सिर्फ अपनी पहचान को देख के बटन नहीं दबाया, बल्कि उन्होंने विकास के वादों और नए विकल्पों को भी अपने फैसले की तराजू में तौला। और इसी बदलाव ने दशकों से चली आ रही पुरानी रणनीतियों को पूरी तरह से फेल कर दिया। भविष्य की राजनीतिक रणनीतियां। अब ये बात तो पक्की है कि बंगाल में आए इस सियासी भूकंप के झटके सिर्फ उसी राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। इस पूरी पड़ताल से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, पारंपरिक गठबंधनों का फेल होना। इस चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ जाति या धर्म का फिक्स गणित बिठाकर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो पुरानी ढाल अब दरक चुकी है। दूसरा बड़ा पॉइंट है क्षेत्रीय शासन में बदलाव। वोटरों ने कड़ा संदेश दे दिया है कि वो नेताओं का आकलन उनके काम और विकास के आधार पर कर रहे हैं। और तीसरा, नई रणनीतियों की जरूरत। अब चाहे पार्टी जीती हो या हारी हो, सबको ये समझना होगा कि राजनीति का व्याकरण बदल चुका है।
बंद कमरों वाली पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं आएंगी। राजनीतिक दलों को जमीन पर उतरकर एक नया और आज के हिसाब से प्रासंगिक नैरेटिव बनाना ही होगा। और आखिर में हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। बंगाल की राजनीति का यह नया व्याकरण भारत की भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? क्या पश्चिम बंगाल का ये बदलाव पूरे देश की राजनीति में किसी नए युग की शुरुआत है? क्या आने वाले समय में देश के बाकी हिस्सों में भी वोटर इसी तरह पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे। राजनीतिक बदलावों की ऐसी ही गहराई भरी पड़ताल के लिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और हाँ, सवाल जरूर पूछते रहिए।